लोग अपने नुकसान वाले लूजिंग स्टॉक्स को महीनों तक होल्ड क्यों करते हैं, लेकिन प्रॉफिट वाले विनिंग स्टॉक्स को छोटा सा रिटर्न आती जल्दी से बेच देते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही अजीब ह्यूमन टेंडेंसी है। राइट। मतलब स्क्रीन पर जब लाल रंग दिखता है तो हम फ्रीज हो जाते हैं और हरा रंग दिखते ही पैनिक सेल कर देते हैं। ये सब देखने में सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल लगता है, लेकिन एक्चुअली ये ह्यूमन माइंड का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है। और यही हमारे आज के डीप डाइव का कोर फोकस है, जहां हम कन्वेंशनल फाइनेंस की किताबों से थोड़ा बाहर निकलकर ह्यूमन साइकोलॉजी, रिस्क और मॉडर्न सोशल मीडिया इन्वेस्टिंग के इंटरसेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग सोर्सेज हैं आज। हाँ, बिहेवियरल फाइनेंस के कुछ डीप एकेडमिक पेपर्स हैं और उसके साथ ही CFA इंस्टीट्यूट की फिन इन्फ्लुएंसर्स पर आई एक रीसेंट रिपोर्ट भी है। साथ ही हम प्रोफेशनल ट्रेडिंग के रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क्स को भी कंबाइन कर रहे हैं। तो हमारा मिशन बेसिकली एक ही है, ये समझना कि दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग भी पैसे के मामले में इतने इरेशनल क्यों हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया इस पूरी साइकोलॉजी गेम को कैसे मैनिपुलेट कर रहा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि ट्रेडिशनल फाइनेंस की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट रहा है शुरू से। अगर पुरानी टेक्स्ट बुक्स की सुने तो ट्रेडिशनल फाइनेंस मॉडल्स कहते हैं कि मार्केट्स परफेक्टली लॉजिकल हैं। हाँ, एक थ्योरी है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या EMH, जिसका पूरा फाउंडेशन इस बात पर टिका है कि हर इन्वेस्टर हमेशा रैशनल होता है, जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है। EMH एक मैथमेटिकल यूटोपिया अज्यूम करता है जहां इंसान प्रैक्टिकली रोबोट्स की तरह बिहेव करते हैं। हाँ, मतलब प्योरली लॉजिक पर बेस करके। राइट, वो मानते हैं कि लोग सिर्फ परफेक्ट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये फ्रेमवर्क ह्यूमन इमोशंस, डर, लालच और पैनिक को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। एग्जैक्टली। EMH तो एक परफेक्ट डाइट प्लान जैसा है। पेपर पर बिल्कुल लॉजिकल लगता है कि बस कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट। हाँ, बस फॉर्मूला फॉलो करो और फिट रहो। पर ये मैथमेटिकल मॉडल रात के 2 बजे वाले उस पिज्जा की इमोशनल क्रेविंग को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। राइट, क्योंकि ह्यूमंस एक्सेल स्प्रेडशीट्स थोड़ी हैं। हमारे डिसीजन सर्कमस्टांसेस और फीलिंग से ड्राइव होते हैं। What's fascinating here is कि डैनियल कानेमन और एमोस त्वस्की की जो प्रोस्पेक्ट थियरी है, उसने इस EMH के मैथमेटिकल इल्यूजन को पूरी तरह डिसमेंटल कर दिया था। ओह वाओ, कैसे? उन्होंने एक सिंपल ट्रूथ हाईलाइट किया कि ट्रेडिशनल यूटिलिटी फंक्शंस मानते थे कि लोग हमेशा रिस्क से डरते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्ट थियरी ने प्रूव किया कि जब लोग एक्चुअली लॉसेस फेस कर रहे होते हैं तब उनका बिहेवियर कंप्लीटली बदल जाता है। वेट, मतलब वो अचानक रिस्क लेने लगते हैं? हाँ, वो अचानक से रिस्क सीकिंग बन जाते हैं और इसका कोर रीजन है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन का फंडामेंटल मैकेनिज्म क्या है एक्चुअली? ये सिर्फ नुकसान का डर तो नहीं हो सकता, क्योंकि डर तो प्रॉफिट खोने का भी होता है ना? नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल एसिमेट्री है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक इक्वल अमाउंट का नुकसान ह्यूमन ब्रेन को ज्यादा इंटेंस पेन देता है कंपेयर टू उतने ही अमाउंट के प्रॉफिट की खुशी से। अच्छा, तो लॉस ज्यादा चुभता है? बिल्कुल। अगर किसी को 10,000 रुपए मिलते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और खुशी होती है, लेकिन अगर वही 10,000 रुपए घूम हो जाएं तो उसका दुख करीब 2 गुना या 3 गुना ज्यादा गहरा होता है। ओह, आई सी। इंसानी दिमाग मैथमेटिकली नहीं, इमोशनली अकाउंट मेंटेन करता है। एग्जैक्टली। और इसीलिए लोग अपने लूजिंग स्टॉक्स को जल्दी नहीं बेचते। बिहेवियरल फाइनेंस में इसे डिस्पोजिशन इफेक्ट या शिफ्टिंग रिस्क प्रेफरेंस कहते हैं, क्योंकि वो उस पेन को रियलिटी नहीं मानना चाहते। जब तक स्टॉक बेचा नहीं तब तक लॉस पेपर पर है, रियल नहीं है। हाँ, लोग लॉसेस को रियलाइज करने से इतना डरते हैं कि वो उन लूजिंग इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रखते हैं इस उम्मीद में कि मार्केट पलटेगा। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, प्रॉफिट वाले स्टॉक्स को जल्दी बेच देते हैं। राइट, ताकि उस प्रॉफिट की खुशी को जल्दी से सिक्योर कर सकें, भले ही वो स्टॉक आगे चलकर 10x रिटर्न देने वाला हो। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव ट्रैप है जिसे मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। वेट, अगर हम लॉसेस से इतना डरते हैं तो फिर लोग अपने मार्केट प्रॉफिट्स के साथ इतनी रेकलेस गैम्बलिंग क्यों करते हैं? ऐसा लगता है जैसे सैलरी का पैसा अलग है और मार्केट का पैसा अलग। एग्जैक्टली। यही मेंटल अकाउंटिंग का कोर कॉन्सेप्ट है। लोग एक ही वैल्यू के पैसों को अलग अलग मेंटल कंपार्टमेंट्स में डाल देते हैं बेस्ड ऑन कि वो पैसा कहाँ से आया है। ओह, तो हार्ड अर्न सैलरी एक सेफ कंपार्टमेंट में जाती है। हाँ, जहाँ रिस्क टॉलरेंस 0 होती है। लेकिन अगर मार्केट से कुछ प्रॉफिट कमाया है तो दिमाग उसे
हाउस मनी या कसिनो के चिप्स की तरह ट्रीट करता है। उस पैसे पर अचानक से हाई रिस्क लेने लगते हैं, जबकि मैथमेटिकली एक रुपया ही होता है। सही कहा। और इसके साथ एक और अजीब बिहेवियर होता है जिसे कंजर्वेटिज्म बायस कहते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ लोग एक डाइंग कंपनी का स्टॉक सालों तक होल्ड करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 10 साल पहले मार्केट लीडर थी। राइट। जब कोई नई कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि कंपनी की अर्निंग्स गिर रहे हैं, तो लोग अपनी पुरानी बिलीव्स को अपडेट करने में फेल हो जाते हैं। दिमाग नए फैक्ट्स को इग्नोर कर देता है। हाँ, क्योंकि वो पुराने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, तो वो नए फैक्ट्स को या तो इग्नोर कर देता है या उनका इम्पैक्ट मिनिमाइज कर देता है। अगर हम इन सब को कनेक्ट करें, लॉस अवर्जन, मेंटल अकाउंटिंग, कंजर्वेटिज्म बायस, तो इन सब के पीछे एक और बहुत डीप अंडरलाइंग इमोशन है। और वो क्या है? ये सिर्फ पैसा खोने का डर नहीं है, ये उस बात का डर है कि मैं गलत था। और यहां एंटर होता है सबसे पावरफुल ड्राइवर, जिसे हम रिग्रेट यानी पछतावा कहते हैं। एग्जैक्टली। और एकेडमिक रिसर्च में इस इमोशन को क्वांटिफाई करने के लिए रिग्रेट थियरी डेवलप की गई थी। ओह, ये बेल, लूम्स और सगडन वाली थ्योरी जो उन्होंने 1982 में दी थी, राइट? हाँ, बिल्कुल। इस थियरी का कोर प्रिंसिपल ये है कि डिसीजन मेकर्स सिर्फ करंट फाइनेंशियल लॉस से नहीं डरते, वो सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड रिग्रेट से डरते हैं। मतलब इस डर से कि फ्यूचर में उन्हें पछतावा होगा। राइट। लोग कॉन्स्टेंटली ये सिमुलेट करते हैं दिमाग में कि अगर मैंने ये ट्रेड लिया और मार्केट क्रैश हो गया तो मैं खुद को कितना बेवकूफ महसूस करूंगा। जिसे हम काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहते हैं, क्या हो सकता था वाली फीलिंग। हाँ, काश मैंने वो स्टॉक होल्ड किया होता या काश मैं टाइम पर निकल गया होता। और इस रिग्रेट अवर्जन के मार्केट में दो बिल्कुल एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना। बिल्कुल। पहला एक्सट्रीम है कंप्लीट इनएक्शन, जैसे हाई इन्फ्लेशन के दौरान सब कुछ महंगा हो रहा है, कैश की वैल्यू गिर रही है। फिर भी लोग अपना सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इन्वेस्ट करके पैसा डुबाने का एंटिसिपेटेड रिग्रेट उस इन्फ्लेशन से होने वाले स्लो लॉस से ज्यादा बड़ा लगता है। और दूसरा एक्सट्रीम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। राइट। फोमो में लोग एक्सेसिवली डेंजरस रिस्क लेते हैं, जैसे किसी ओवरवैल्यूड मीम स्टॉक के टॉप पर एंट्री लेना। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें रिग्रेट होता है कि बाकी पूरी दुनिया पैसे बना रही है और वो अकेले पीछे छूट गए हैं। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, रिग्रेट सिर्फ एक इंडिविजुअल इंटरनल फीलिंग नहीं है। तो इसका मतलब फोमो और रिग्रेट अवर्जन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे किसी दोस्तों की पार्टी में ना जाना, ये ओमिशन हुआ। हाँ, और फिर सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज देखकर सिवियर फोमो और रिग्रेट फील करना, वर्सेस पार्टी में जाकर पीयर प्रेशर में कुछ अजीब कर देना और बाद में पछताना, जो कमीशन हुआ। दोनों ही सिचुएशंस में हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली फ्यूचर के पछतावे को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली। जब लाखों इन्वेस्टर्स एक साथ रिग्रेट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो ये कलेक्टिवली मार्केट में एसेट्स की प्राइसिंग को मैथमेटिकली ऑल्टर कर देता है। कैसे? जी किन की रीसेंट रिसर्च ने एक रिग्रेट CAPM मॉडल प्रपोज किया है। स्टैंडर्ड CAPM मॉडल सिर्फ प्योर मार्केट रिस्क पर बेस्ड था। राइट, स्टैंडर्ड मार्केट बीटा वाली कैलकुलेशन। लेकिन इस नए मॉडल ने प्रूव किया कि इन्वेस्टर्स अपने रिटर्न्स को हमेशा एक काउंटर फैक्चुअल पोर्टफोलियो से कंपेयर करते हैं। काउंटर फैक्चुअल पोर्टफोलियो यानी एक ऐसी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो उनके पास थी पर उन्होंने नहीं की, जैसे कोई स्टैंडर्ड मार्केट इंडेक्स। सही कहा। अब इस मैकेनिज्म को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो स्टॉक्स हैं। अगर एक इन्वेस्टर एक स्टैंडर्ड इंडेक्स फंड खरीदता है और मार्केट गिर जाता है, तो रिग्रेट कम होता है, क्योंकि सबका नुकसान हुआ, मैं अकेला गलत नहीं था। लेकिन अगर वो इंडेक्स छोड़कर एक ऑब्सक्योर हाईली रिस्की स्टॉक पिक करता है और वो स्टॉक क्रैश कर जाता है जबकि बाकी मार्केट ग्रीन था, तो उसका रिग्रेट अनबेरेबल होता है। क्योंकि उसने एक एक्टिव चॉइस ली थी भीड़ से अलग हटने की और वो गलत साबित हुई। यस। इस कंपैरिजन से मार्केट में एक रिग्रेट बीटा बनता है। इंसान उस अनबेरेबल रिग्रेट से बचने के लिए उन एसेट्स की तरफ भागते हैं जो काउंटर फैक्चुअल के साथ मूव करते हैं। नतीजा ये होता है कि मार्केट ऐसी एसेट्स को आर्टिफिशियली ओवर वैल्यू कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें फ्यूचर रिग्रेट का डर मैथमेटिकली कम होता है। पछतावा लिटरली प्राइसेस बढ़ा रहा है। हाँ, एकदम सच है ये। ओके वेट, मुझे यहाँ एक डिस्कनेक्ट लग रहा है। क्या हुआ? अगर रिग्रेट इतना पावरफुल है और प्रैक्टिकली मार्केट की कीमत तय कर रहा है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस गट फीलिंग को क्वांटिटेटिवली कैसे हैंडल करते हैं? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। क्योंकि क्लियरली हम अपनी इमोशंस को स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते ना। इस रिग्रेट को प्रैक्टिकल रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स से कैसे बैलेंस किया जाता है?
यहीं पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या आरआरआर का फंडामेंटल फ्रेमवर्क काम आता है। ईएमएच और प्रोस्पेक्ट थियोरी के बीच का ब्रिज यही मैट्रिक्स है। आरआर का बेसिक लॉजिक सिंपल है, पोटेंशियल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल लॉस, राइट? हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ट्रेड का आरआरआर 3:1 है तो इसका मतलब है हर ₹1 के रिस्क पर ₹3 का रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड है। और इसका रिलेशन सीधा विन रेट से जुड़ता है। अगर एक ट्रेडर 3-1 का आरआरआर मेंटेन करता है तो उसे ब्रेक इवन होने के लिए सिर्फ 25% विन रेट चाहिए। मतलब बिना किसी नेट लॉस के सर्वाइव करने के लिए। यानी 4 में से 3 ट्रेड्स अगर टोटली गलत भी हो जाएं तो भी अकाउंट जीरो नहीं होगा। और इसी मैथमेटिकल ट्रूथ को बड़े हेज फंड्स वेपनाइज करते हैं। पॉल टूडो जोन्स का 5-1 प्रिंसिपल ट्रेडिंग लिटरेचर में लेजेंडरी है। राइट, वो जानते हैं कि मार्केट इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि मोस्टली डिसीजंस गलत ही होंगे। लेकिन अगर वो $1 रिस्क करके $5 कमाते हैं तो उन्हें सिर्फ 20% एक्यूरेसी चाहिए। वो 5 में से 4 बार टोटली गलत होकर भी प्रॉफिटेबली आगे बढ़ सकते हैं। ये लॉस अवर्जन का परफेक्ट एंटीडोट है। लॉस को एक्सेप्ट करना एज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ड्रैगन फ्लाई थिंकिंग का आरआर फ्रेमवर्क इसे 3 कॉन्क्रीट कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है: रिस्क, रिवॉर्ड और रेजिलियंस। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, लेकिन सोर्सेज में एक और टर्म का जिक्र था, रिग्रेट रेशियो। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। नॉर्मल वॉलेटिलिटी या रिस्क को मेजर करना तो आसान है, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशंस में एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग जैसे रिग्रेट को कैसे ट्रैक किया जाता है? ये एक बहुत ही एडवांस्ड मेट्रिक है। नॉर्मल शार्प रेशियो या मेट्रिक्स टोटल मार्केट वॉलेटिलिटी पर फोकस करते हैं, यानी प्राइस का ऊपर या नीचे जाना दोनों रिस्क माना जाता है। लेकिन रिग्रेट रेशियो, जो कि सॉर्टिनो रेशियो का एक कंटेक्चुअल इवोल्यूशन है, वो सिर्फ उस डाउनसाइड वॉलेटिलिटी पर फोकस करता है जो डायरेक्ट पछतावा क्रिएट करती है। एग्जैक्टली ये रिग्रेट एडजस्टेड रिटर्न को रिग्रेट वॉलेटिलिटी से डिवाइड करता है। इन सिंपल टर्म्स ये मेजर करता है कि आपका पोर्टफोलियो उन मोमेंट्स में कितना गिरा जब स्पेसिफिकली आपको ऑल्टरनेटिव चॉइसेस के मुकाबले सबसे ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। बिल्कुल, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो हम अक्सर ग्राउंड लेवल पर देखते हैं। लोग इस आरआरआर और स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। कैसे? स्टॉप लॉस को बिल्कुल एंट्री प्राइस के इतना पास लगा देते हैं ताकि पेपर पर पोटेंशियल लॉस बहुत छोटा दिखे। और रिवॉर्ड टारगेट को अनरियलिस्टिकली हाई सेट कर देते हैं ताकि 1:5 का रेशियो जस्टिफाई हो सके। हाँ, और यही रिटेल इन्वेस्टर्स की सबसे डिस्ट्रक्टिव गलती है। वो पेपर पर एक परफेक्ट रेशियो बनाने के चक्कर में एक्चुअली मार्केट मैकेनिक्स को इग्नोर कर देते हैं। राइट। जब स्टॉप लॉस आर्टिफिशियली टाइट होता है तो एसेट की नेचुरल डे टू डे वॉलेटिलिटी ही उन्हें ट्रेड से बाहर निकाल देती है। इससे पहले कि स्टॉक उनकी डायरेक्शन में मूव करे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता है। ये तो वही बात हुई ना कि कोई मैराथन को डाउनहिल दौड़कर जीतने की कोशिश करे। आर्टिफिशियली टाइट स्टॉप लॉस लगाना मैराथन में स्पीड बढ़ाने जैसा लगता है। पेपर पर एफर्ट कम और आउटपुट हाई लगता है। लेकिन रियलिटी में थोड़ी सी भी ऊबड़ खाबड़ जमीन आएगी तो रनर लड़खड़ाकर रेस से बाहर हो जाएगा। एग्जैक्टली। रिवॉर्ड का इल्यूजन क्रिएट करने के चक्कर में प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग को ही नियर जीरो कर दिया जाता है। परफेक्टली समराइज्ड। और अब एक मोमेंट के लिए सोचिए कि इन सब साइकोलॉजिकल फ्लॉज, फोमो, डिस्पोजिशन इफेक्ट, हर्ड बिहेवियर, रिग्रेट अवर्जन और आरआरआर मैनिपुलेशन का इम्पैक्ट आज के डिजिटल एज में किस एक्सट्रीम लेवल पर एम्पलीफाई हो गया है। Oh, this is the modern catalyst. Finfluencers और Gen Z का एरा। मैं CF इंस्टीट्यूट की वो डिटेल्ड रिपोर्ट पढ़ रहा था और डेटा कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स सच में शॉकिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस में 37% और यूके में 38% जेन जी इन्वेस्टर्स अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए डायरेक्टली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर रिलाई कर रहे हैं। गेमस्टॉप का मीम स्टॉक सागा इस फिनोमिनन का प्राइम एग्जाम्पल था। रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने मिलियंस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स को एक सिंगल नैरेटिव के पीछे ऑर्गेनाइज कर दिया। एक तरफ ये हर्ड बिहेवियर की पीक थी जहां रिग्रेट अवर्जन ने सबको भीड़ का हिस्सा बनने पर मजबूर किया, और दूसरी तरफ ये रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक का केस था, जहां लोग सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मीम्स और इमोजीज के बेसिस पर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड कर रहे थे, ना कि अंडरलाइंग फंडामेंटल वैल्यूएशन पर। I was looking at the actual content breakdown in that CFA data और ये स्टैट सबसे ज्यादा अलार्मिंग था। रिपोर्ट ने टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फिनफ्लुएंसर कंटेंट को एनालाइज किया और उन्हें क्या मिला? 45% कंटेंट जनरलाइज गाइडेंस दे रहा था,
36% डायरेक्ट प्रमोशंस थे और 32% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस दे रहे थे। लेकिन शॉकर ये है कि इनमें से सिर्फ 20% रिकमेंडेशंस में और लगभग 53% प्रमोशंस में प्रॉपर डिस्क्लोजर्स थे। मतलब बाकी सारा कंटेंट बिना किसी एफिलिएट लिंक डिस्क्लोजर या कमीशन के जिक्र के ओपनली चल रहा था। ये एडवाइस थोड़ी है, ये तो हिडन अनरेगुलेटेड मार्केटिंग है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडर्न फाइनेंशियल रेगुलेशन की लिमिट्स के बारे में। ट्रेडिशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स स्ट्रिक्टली नेशनल बॉर्डर्स तक सीमित हैं, जबकि यूट्यूब और टिकटॉक ग्लोबल एल्गोरिदम्स हैं। एक देश का अनक्वालिफाइड इन्फ्लुएंसर दूसरे देश के इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स को फोमो के थ्रू मैनिपुलेट कर रहा है। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि ये पूरा इकोसिस्टम मार्केट में एक मैसिव इंडोजिनस अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। इंडोजिनस अनसर्टेनिटी, वेट, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है? इकोनॉमिस्ट मोर्डिकाई कर्ज ने 1997 में ये फ्रेमवर्क दिया था। एक्सोजेनस अनसर्टेनिटी तब होती है जब एसेट प्राइसेस रियल वर्ल्ड फैक्टर्स की वजह से बदलते हैं। जैसे कंपनी की रियल अर्निंग्स गिरना या इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना। हाँ, ये फंडामेंटल रियलिटी है। लेकिन एंडोजिनस अनसर्टेनिटी का मतलब है जब प्राइसेस का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। प्राइसेस सिर्फ इसलिए फ्लक्चुएट होते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स एक दूसरे के बिलीव्स पे रिएक्ट कर रहे होते हैं, राइट? एग्जैक्टली। एक फिनफ्लुएंसर ने हाइप बनाई, उस हाइप को देखकर दूसरों ने फोमो में खरीदा, प्राइस ऊपर गया और उस प्राइस एक्शन को देखकर और लोग आ गए। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है जो सिर्फ सोशल मीडिया सेंटिमेंट पे जिंदा है। तो एसेंशियली मार्केट रियलिटी से डिटैच हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि नए इन्वेस्टर्स इन फिनफ्लुएंसर्स पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट क्यों करते हैं? रिपोर्ट क्लियर करती है कि उन्हें ये कंटेंट फन और रिलेटेबल लगता है। वहाँ हैवी फाइनेंशियल जॉगन नहीं होता, वहाँ जिफ्स होते हैं, ह्यूमर होता है। और सबसे बड़ा ट्रैप, लोग फिनफ्लुएंसर के फॉलोअर काउंट को ही उसकी एक्सपर्टीज और क्रेडिबिलिटी का प्रॉक्सी मान लेते हैं। अगर किसी के 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो लगता है कि ये गलत थोड़ी हो सकता है। जो कि बिहेवियरल साइकोलॉजी का एक क्लासिक फ्लॉ है, अथॉरिटी बायस और सोशल प्रूफ का कॉम्बिनेशन। फॉर्मल फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम्स आउटडेटेड और बोरिंग है। और ट्रेडिशनल एडवाइजर्स की फीस एंट्री लेवल इन्वेस्टर्स के लिए अनअप्रोचेबल है। इस मैसिव वॉइड को फिनफ्लुएंसर्स ने फिल किया है, लेकिन रिलेटेबिलिटी और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर इसको एक एनालॉजी से समझें तो एक फिनफ्लुएंसर उस हाईली करिज्मेटिक एनर्जेटिक दोस्त जैसा है जो पार्टी में सबसे लाउडली और कॉन्फिडेंटली बेट लगाता है। हाँ, जिसे सुनने में बड़ा मजा आता है। वो पूरा रूम की अटेंशन ग्रैब कर लेता है और उसके पास हर चीज की स्टोरी होती है। लेकिन अगर किसी को अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स इन्वेस्ट करनी हो तो क्या कोई उस पार्टी वाले दोस्त को देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉलोअर काउंट सिर्फ अटेंशन का मेट्रिक है, एक्यूरेसी का नहीं। एंटरटेनमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस मानना एक फाइनेंशियल डिजास्टर की रेसिपी है। और रेगुलेटर्स के पास इसका कोई इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है। प्लेटफॉर्म्स डिस्क्लोजर के छोटे प्रॉम्प्ट्स तो दे देते हैं, लेकिन एनफोर्समेंट जीरो है। अल्टीमेटली फाइनेंशियल फर्म्स जो इन इन्फ्लुएंसर्स को ओपनली या सीक्रेटली स्पॉन्सर करती हैं, उन्हें इनकी कंप्लायंस की जिम्मेदारी लेनी होगी, वरना रिग्रेट अवर्जन, फोमो और अनरेगुलेटेड सोशल मीडिया का ये टॉक्सिक मिक्स आने वाली जनरेशन का हेविली नुकसान करवाएगा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर आज के डीप डाइव को हम कंक्लूड करें, हमने एक क्लियर पैटर्न देखा। EMH भले ही अज्यूम करे कि इंसान प्योरली रैशनल है, लेकिन बायोलॉजी और साइकोलॉजी इससे अग्री नहीं करते। इंसानी दिमाग एक्सेल स्प्रेडशीट्स प्रोसेस करने के लिए वायर्ड ही नहीं है। ये दिमाग स्टोरीज, इमोशंस और लॉसेस के डीपर दुख को प्रोसेस करने के लिए वायर्ड है। ट्रेडिशनल फाइनेंस मॉडल्स डेकेड्स तक इस इमोशनल साइड को इग्नोर करते रहे। लेकिन आज के मॉडर्न सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स ने इसी फ्लॉ को रिकॉग्नाइज कर लिया है और उस रिग्रेट और फोमो को डायरेक्टली वेपनाइज कर रहे हैं। सही कहा। हमारे दिमाग की हर कॉग्निटिव वीकनेस, चाहे वो लॉस अवर्जन हो जहां हम नुकसान मानना नहीं चाहते, या काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग जहां हम पछतावे से डरते हैं, उन सबको सोशल मीडिया का एंडलेस एंगेजमेंट लूप और एम्पलीफाई कर रहा है। और जब लोग एक्चुअल मैथमेटिकल टूल्स लाइक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यूज करने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें भी इमोशनली मैनिपुलेट कर देते हैं, ताकि उन्हें साइकोलॉजिकली सेफ फील हो, चाहे मैथमेटिकली उनका विन रेट डिस्ट्रॉय हो रहा हो। हम फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं, लेकिन जब एडवांस्ड AI और सोफिस्टिकेटेड सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स दिन रात हमारे इंडिविजुअल कंफर्मेशन बायस और रिग्रेट अवर्जन को स्टडी करके हमें वही दिखा रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं, तो क्या आने वाले टाइम में
अगले बड़े मार्केट क्रैशेस एक्चुअल इकोनॉमिक रियलिटीज से ड्राइव होंगे? या फिर वो कलेक्टिवली मैनिपुलेटेड मास स्केल रिग्रेट और फोमो से ड्राइव होंगे? एक ऐसी मॉडर्न दुनिया जहां मार्केट का रास्ता प्योर मैथ्स और लॉजिक से नहीं, बल्कि एल्गोरिदम्स और मीम से तय होगा। ये डेफिनेटली खुद से पूछने वाला सवाल है। सही कहा, ये सच में आगे चलकर एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।